आंकड़ों के साथ, पूरे रिसर्च के साथ, सिर्फ धमकियों के सहारे इतिहास के पन्ने नहीं बदले जाते। ट्रंप को लगता था कि वो पाबंदियों के दम पर तेहरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन खाड़ी की लहरों ने कल रात कुछ और ही कहानी लिखी। एक तरफ शांति की झूठी वकालत और दूसरी तरफ बुशहर पर ड्रोन से हमले की कोशिश। ईरान ने अमेरिका के इस दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया है। ईरान का दावा है कि 8300 करोड़ के ड्रोन्स गंवा कर भी अमेरिका प्रोपेगेंडा फैलाने से पीछे नहीं हट रहा है। ईरान के आक्रामक तेवर देखने के बाद ट्रंप की बौखलाहट बढ़ गई है। अरब धधकने के आसार बढ़ गए हैं। बारूद की इस बिसात पर कौन झुकेगा और कौन मिटेगा, खाड़ी में तेजी से बदल रहे समीकरण पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए संपूर्ण विश्लेषण। यही वजह है कि ईरान ने अमेरिका के साथ डील करने से इनकार कर दिया। वार्ता के फाइनल ड्राफ्ट को मुश्तबा ने मंजूरी नहीं दी। इसके पीछे की पहली वजह है यूरेनियम, दूसरी वजह है मिसाइल प्रोग्राम। और ईरान के प्रस्ताव ठुकराने के बाद बौखलाए अमेरिका ने फिर से हमले की कोशिश की। कई इलाकों में भी अमेरिकी ड्रोन जासूसी करते दिखे। सबसे पहले ड्रोन हॉर्मुज स्ट्रेट से 710 किलोमीटर दूर बुशहर पहुंचे, जहां बुशहर एटमी प्लांट पर हमला करने की कोशिश की। कुछ ड्रोन जासूसी करने भी पहुंचे। अमेरिकी ड्रोन ने बुशहर के दूसरे इलाकों में भी तबाही मचाने की कोशिश की। अमेरिका ने हमले के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया। कुछ सर्विलांस ड्रोन भी अमेरिका ने भेजे थे, जिन्होंने अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें ली। इस दौरान बुशहर में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। एक एक करके सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। इसी वजह से अमेरिका ने हमले नहीं रोके हैं। बुशहर पर भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। ईरान ने ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरान अब तक 35 ड्रोन ध्वस्त कर चुका है। इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। अगर एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत $30 मिलियन है, जो करीब 250 करोड़ रुपए होती है, तो 35 रीपर ड्रोन की कीमत करीब 8300 करोड़ रुपए है। ईरान के हमले नहीं हुए हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है, जबकि ईरान हमारा एक भी ड्रोन नहीं मार पाया है। और हॉर्मुज स्ट्रेट ने दुनिया में ग्रेटर डिप्रेशन का डर पैदा कर दिया है, यानी 1929 से भी भयंकर मंदी की आशंका। ये सब इजराइल के दबाव में शुरू किए गए अमेरिकी युद्ध का नतीजा है। सवाल यह कि क्या इजराइल सिर्फ ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तबाह करने की मंशा रखता है, या फिर पूरे अरब को अपने वश में करना चाहता है? क्योंकि हॉर्मुज के बंद होते ही ऐसे समीकरण बनने लगे हैं जो इजराइल के हित में है। तो क्या इजरायली प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सिर्फ दिखावटी है और युद्ध की असली वजह तेल सप्लाई पर इजरायली कंट्रोल स्थापित करना है? इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि हॉर्मुज बंद हुआ या फिर अमेरिका इजराइल ने जानबूझकर बंद कराया। अगर जानबूझकर बंद कराया तो इससे इजराइल का फायदा क्या है? इजराइल जानते थे कि हॉर्मुज बंद होते ही तेल निर्यातक देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका इजराइल ये भी जानते थे कि युद्ध छिड़ा तो ईरान खाड़ी देशों पर हमले करेगा। अमेरिका इजराइल ये भी जानते थे कि खाड़ी देशों पर हमले हुए तो इनको सुरक्षा के लिए उनकी शरण में आना होगा। अमेरिका इजराइल ये भी जानते थे कि युद्ध ही वो रास्ता है जो अब्राहम अकॉर्ड को मजबूत कर सकता है। अमेरिका इजराइल ये भी जानते थे कि ईरान पर हमले हुए तो इजराइल के हित का सबसे बड़ा द्वार खुल जाएगा। और अरब की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम है तेल और गैस, और अर्थव्यवस्था को के दिल को चलाने वाली इसी धमनी से इजराइल अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है। शायद इसीलिए ईरान पर हमलों की शुरुआत की गई। ये कैसे होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त खाड़ी देशों का तेल निर्यात बंद है और वैकल्पिक रास्ते विकसित किए जा रहे हैं। फिलहाल कई छोटी बड़ी तेल पाइपलाइन सक्रिय हैं और भविष्य का संभावित मॉडल कुछ इस नक्शे की तरह हो सकता है। यूएई की एडकॉप पाइपलाइन को सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कतर को भी सऊदी अरब की पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इससे होगा कि इन तेल गैस निर्यातक देशों का सीधा कनेक्शन सऊदी अरब के यानबू पोर्ट से जुड़ जाएगा, जो लाल सागर का प्रवेश द्वार है। अब यहां से तेल और गैस टैंकरों के जरिए रवाना होंगे। ये सुएज नहर से नहीं बल्कि अकाबा की खाड़ी से होते हुए इजराइल के इलात पोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से इजराइल की इलात एश्केलोन पाइपलाइन का इस्तेमाल होगा, जो पहले से 12 लाख मिलियन बैरल तेल रोजाना भूमध्य सागर तक पहुंचा रही है। इस पाइपलाइन से खाड़ी देशों का तेल भूमध्य सागर पहुंच जाएगा। यह सुएज नहर से तेज, सस्ता और सुरक्षित रास्ता होगा। शायद इसीलिए हॉर्मुज बंद कराया गया ताकि तेल आपूर्ति पर इजराइल का नियंत्रण हो सके। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कहा है कि ईरान में अभी काम खत्म नहीं हुआ है। और इजराइल की गाजा नीति के कारण मिस्र के साथ तनाव भड़का हुआ है और इजराइल के पाइपलाइन प्लान से मिस्र को बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर पाइपलाइन शुरू हुई तो सुएज नहर से 25% ट्रैफिक घट जाएगा।
क्योंकि सभी तेल टैंकर स्वेज नहर न जाकर अकाबा की खाड़ी से इलात पहुंचने लगेंगे। मिस्र को मिलने वाले राजस्व में तेल टैंकरों का बड़ा योगदान है, क्योंकि तेल टैंकरों का शुल्क कंटेनर शिप से ज्यादा होता है। एक अनुमान है कि मिस्र की सालाना 8 बिलियन की आमदनी घट जाएगी। अब वो बयान क्या है और बयान के साथ बरस रहे बारूद के मायने क्या है, दोनों आपको समझाता हूं इस रिपोर्ट में। गाजा का इजराइल में विलय और लेबनान के दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण। तो नेतन्याहू और ट्रंप ने भले ही नए गाजा के विकास का मॉडल तैयार कर लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए जगह नहीं है, बल्कि यह प्लान इजराइल के संपूर्ण नियंत्रण का है। यह मैप वर्तमान समय का है, जिसमें उत्तर गाजा, गाजा सिटी, देर अल बलाह, खान यूनिस और राफा में जो लाल रंग का 60% हिस्सा दिख रहा है, इस पर इजराइल का कब्जा है। बाकी हरे रंग वाले क्षेत्र में नियंत्रण नहीं है। लेकिन अब इस कब्जे को बढ़ाकर नेतन्याहू 70% करना चाहते हैं। इस मैप में जो लाल रंग का हिस्सा दिख रहा है, वहां इजरायली सैनिक अभी मौजूद है। नियंत्रण के लिए यहां अब भी हमले किए जा रहे हैं और यह लक्ष्य क्रमवार 100% तक पूरा करने की तैयारी भी की गई है। ठीक ऐसे ही लेबनान को लेकर प्लान यह है कि इजराइल जोरानी नदी से लितानी नदी के बीच वाले हिस्से में नियंत्रण के लिए अभियान चला रहा है। इसलिए मौजूदा सीमा को इजरायली सेना पार कर चुकी है। यही नहीं, तैयारी तायर से नकौदा तक के क्षेत्र को भी कब्जे में लेने की है, ताकि भूमध्य सागर पर संपूर्ण नियंत्रण इजराइल को मिल सके। इसमें तायर में 15 सैन्य ढांचे, बेका के ट्रेनिंग सेंटर और 10 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए गए। 2 मार्च से अब तक 8,700 गोले दागने की बात कही गई। आईडीएफ के प्रवक्ता के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 7,000 से 8,000 हिज़्ब लड़ाके मारे जा चुके हैं और इसी वर्ष मार्च से अब तक 2,500 लड़ाके ढेर हुए हैं। यानी हिजबुल्लाह की 1/3 सैन्य शक्ति खत्म हो चुकी है। रणनीतिक मोर्चे पर हिजबुल्लाह ने रूस यूक्रेन जंग वाला दांव खेला है। हिजबुल्लाह ऐसे ड्रोन से हमले कर रहा है जिसे रोक पाना नामुमकिन हो गया है और ये ड्रोन सीधे इजरायली सेना के सिर पर आकर फट रहे हैं। और हिजबुल्लाह की बड़ी ताकत में सबसे बड़ा योगदान है एफपीवी ड्रोन्स का। वो ड्रोन जो जीपीएस या दूसरे सिग्नल से नहीं बल्कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से ऑपरेट होता है। इसका फायदा यह है कि इस ड्रोन को कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमर नहीं रोक सकता, ना ही इजराइल का कोई डिफेंस सिस्टम का रडार इसे पकड़ सकता है। इसलिए इजराइल के अंदर पहुंचकर ये ड्रोन उत्तरी हिस्से में मौजूद सैन्य कैंप को तबाह कर रहे हैं और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करने वाले सैनिकों के काफिले को भी नष्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 से जंग लड़ते लड़ते इजरायली सैनिक थक चुके हैं। लेबनान के मोर्चे पर लड़ते हुए वो आग की चपेट में आ रहे हैं। इसलिए इजरायली सेना में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। इजरायली संसद की रिपोर्ट के अनुसार 12,000 सैनिक घट चुके हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिकों ने ड्यूटी पर आना बंद कर दिया। और यूरोप में युद्ध का खतरा अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, क्योंकि पुतिन का ड्रोन नेटो देश रोमानिया तक पहुंच गया। पुतिन इस तरह के हमले कर दबाव की रणनीति अपना रहे हैं जो युद्ध विस्तार में तब्दील हो रहा है। अमेरिका से दूरी के बाद यूरोप पर जंग के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नेटो की सुरक्षा दीवार कमजोर पड़ रही है? क्या इस संकट के समय में उसके पास पुतिन को रोकने का कोई विकल्प है? रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक ड्रोन रोमानियाई एयर स्पेस में घुसा, जिसे रडार से ट्रैक किया गया था, जो यूक्रेनी सीमा के पास रोमानिया के हवाई क्षेत्र में आया था। गलाती में रिहायशी बिल्डिंग से टकराने के बाद वो F-16 लड़ाकू विमान और एक सैन्य हेलीकॉप्टर को अलर्ट पर भेजा गया। इस हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। करीब 70 लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने हमले को नेटो के खिलाफ बताते हुए सभी खतरों के खिलाफ अपनी रक्षा को मजबूत करने की बात कही है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन का कहना है कि रूस के आक्रामक युद्ध ने एक और सीमा पार कर दी है। यूक्रेन ने रूस को काला सागर और पूरे यूरोप के लिए असली खतरा बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करना जरूरी है। यूरोप को डर है कि अगर रूस से कोई ड्रोन या मिसाइल से किसी नेटो देश को बड़ा नुकसान पहुंचा तो नेटो को मजबूरन युद्ध में उतरना पड़ेगा और इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। उसी के साथ बाल्टिक देशों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे छोटे नेटो देश यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना हो सकते हैं। ये देश सीधे रूसी सीमा से लगे हुए हैं, क्योंकि रूस की शैडो फ्लीट उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। ये हमला रूस की कमाई पर चोट है। रूस अपने समुद्री तेल निर्यात का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं जहाजों के जरिए बेचता है।
एक अनुमान के मुताबिक शैडो फ्लीट के एक चक्कर से रूस को $70 मिलियन तक की कमाई होती है। इस हमले का मकसद रूस पर रणनीतिक दबाव बनाना है। ब्लैक सी में तुर्की के इतने करीब जाकर हमला करने का मतलब है कि यूक्रेन अब सीधे उन आर्थिक रास्तों को बंद कर रहा है जिससे रूस को युद्ध लड़ने के लिए पैसा मिलता है। यूक्रेन के कमांडर रॉबर्ट मैग्यार ब्रोवडी ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चेतावनी दी है। ब्रोवडी ने कहा है कि बेलारूस के अंदर पहले 500 टारगेट यूक्रेन के रडार लिस्ट में है। अगर हमले हुए तो यूक्रेन 500 सैन्य ठिकानों और बुनियादी इंफ्रा ठिकानों पर एक साथ हमला करेगा। और देखिए एक बेहद बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ईरान वॉर जोन से हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने को तैयार हो गया है अमेरिका। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ डील हो गई। बहुत बड़ी खबर, ट्रंप कह रहे हैं कि हम नाकाबंदी हटाने जा रहे हैं हॉर्मुज से, ईरान के साथ डील हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि मैं अब सिचुएशन रूम में जा रहा हूं, ईरान पर अंतिम फैसला लेने जा रहा हूं, यह कहा ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि ईरान और चीन और आईए के सहयोग से यूरेनियम डील भी हो गई। चीन और आईएईए ईरान के यूरेनियम को हटाएंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है देखिए इस वक्त, और इस बड़ी खबर को लेकर हम लगातार आपको अपडेट देंगे क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता हो गया है, डील हो गई है और वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाएगा अमेरिका। आपको मालूम है ईरान की नाकेबंदी के अगेंस्ट जवाब में अमेरिका ने भी नाकाबंदी कर दी थी और कहा था कि कोई भी जहाज यहां से ओमान की खाड़ी से होते हुए नहीं जाएगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। और अब सवाल आ रहा है अब कि क्या यह समझौता हो गया। 24 घंटे 3 बड़े शहर और आसमान से आग बरसाती रही ज़ेलेंस्की की ड्रोन आर्मी। पुतिन के आक्रोश को खाक में मिलाने के लिए यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एनर्जी वॉर छेड़ दिया। वोल्गोग्राद से लेकर तुआप्से तक रूस के तेल और गैस ठिकानों पर कई हमले किए गए। इस बीच ज़ेलेंस्की ने धमकी दी है रूस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को वो तब तक निशाना बनाते रहेंगे जब तक रूस युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं हो जाता, क्योंकि हमें स्वीडन से खतरनाक हथियारों से लैस फ्लाइंग किलर मिल रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति काल का यह दूसरा चरण पहले से न सिर्फ अलग है बल्कि ट्रंप की महत्वाकांक्षा वाला भी है। महत्वाकांक्षा यह है कि अमेरिका की सरहद का विस्तार किया जाए, दुनिया के प्राकृतिक स्रोतों पर नियंत्रण किया जाए। और जब ट्रंप के फैसलों के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी तो टीम ट्रंप ने उन्हें इतिहास में दर्ज कराने का एक नया रास्ता खोज लिया है। यह रास्ता है डॉलर पर ट्रंप की तस्वीर। जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं, अब अमेरिका के डॉलर पर चमकेगा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा। ट्रंप का डॉलर प्लान, पूरा अमेरिका हैरान। दबाव है अमेरिका के 150 साल पुराने कानून को तोड़ने का, $250 के नोट पर ट्रंप की तस्वीर छापने का। ट्रंप इस समय अपनी ताकत के रसूख को अमर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन के तहत वो नई नीति पर चल रहे हैं। सहयोग की भावना को छोड़कर ट्रंप ताकत की नई रैंक गढ़ रहे हैं। कई देशों पर नियंत्रण के लिए जंग का मोर्चा भी वो खोल चुके हैं। टीम ट्रंप ने ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग पर दबाव बढ़ा दिया है कि वो जल्द से जल्द $250 का एक बिल्कुल नया नोट डिजाइन करें और इस नोट पर राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर होनी चाहिए कि देश की मुद्रा पर किसी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं छापी जा सकती। यानी अमेरिका में नोटों पर केवल उन्हीं महापुरुषों को जगह मिलती है जो दुनिया छोड़ चुके हैं और अमेरिका में असंख्य यानी 250 का नोट भी कभी नहीं आया।